Hello everyone, welcome to the online classes by CRI International School, तेहड़ा। Myself सुमित टक्कर। और अब तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़े थे, जिसमें चार्जिंग बाय इंडक्शन था और चार्जिंग बाय कंडक्शन था, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। कूलम्ब्स लॉ में एक फॉर्मूला जनरेट किया था, फॉर्मूले की वैल्यू थी F=1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। 1/4πε0 के बारे में डिस्कस किया था। एप्सिलॉन क्या चीज़ है, 1/4πε0 की वैल्यू क्या है, इसकी यूनिट क्या है, ये सब डिस्कस कर चुके थे। बेसिकली आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे डायमेंशन फार्मूलाज की। जो हमने वहाँ पर एक कांस्टेंट भी पढ़ा था, जो 1/4πε0 था, उस एप्सिलॉन का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, कैसे एप्सिलॉन का डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, और एक टर्म जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर हम उसको बोलते थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम। नेक्स्ट इसी चैप्टर के अंदर हम आज ही डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। कि कूलम्ब्स लॉ को अगर हम वेक्टरली डिस्कस करना चाहें तो कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या होगी, और वेक्टर फॉर्म का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वेक्टर फॉर्म से क्या इवेल्युएट होकर आता है, वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्टली हम डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन, कि कहाँ पर ये एप्लीकेबल है और कहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायमेंशन फार्मूलाज की। लास्ट में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक फॉर्मूला की वैल्यू थी F कितना, K Q1 Q2 अपॉन r²। देखो यहाँ पर जो की था, उस के की वैल्यू हम डिस्कस कर चुके थे। के की वैल्यू थी हमारे पास 1/4πε0। और अगर हम उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आई थी कितनी, 9 × 10⁹ ठीक है। सेम यहाँ पर एप्सिलॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी थी, 8.85 × 10⁻12 इसकी वैल्यू थी। ये हम डिस्कस कर चुके थे। हमने इसकी यूनिट भी डिस्कस कर ली थी और इसकी यूनिट भी डिस्कस कर ली थी। के की जो यूनिट आई थी हमारे पास कितनी आई थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसकी यूनिट जो थी बिल्कुल रेसिप्रोकल थी, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा एप्सिलॉन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा और के का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। ये डायमेंशन फॉर्मूला जो एप्सिलॉन है और के का डायमेंशन फॉर्मूला एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में पूछ लेता है आपसे। तो हम डिस्कस करते हैं एप्सिलॉन का डायमेंशन फॉर्मूला। इसको ड्राइव करने के लिए वापस से हम यही फॉर्मूला पिकअप करेंगे। F कितना है बेटा, K Q1 Q2 अपॉन में r²। के की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी बेटा, F r² अपॉन Q1 Q2। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 l1 t-2। ऐसे r हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और r का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो कितना होगा बेटा, l⁻², मतलब l⁻²। और क्यू हमारे पास चार्ज है। 10th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा I=Q/D। तो यहाँ से अगर हम बात करें क्यू का डायमेंशन फॉर्मूला आपने निकालना है, तो I= क्या है हमारे पास, Q/D। 10th क्लास में फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IT। I मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, और T हमारे पास क्या होगा, टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो फंडामेंटल बेसिस है वो एम्पियर है, और टाइम का क्या है, T। तो हमारे पास जो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 80। तो अब यहाँ पर चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास 80। और सेकंड चार्ज 80 का स्क्वायर, ये है 80 a² t²। इसको सोल्व करो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, m1 l1 t-2, l1 और l2 कितना हो जाएगा हमारे पास, l3 t-2 a⁻² एंड t⁻²। तो कंबाइन करोगे कितना रहेगा बेटा वैल्यू आपके पास, m1 l⁻3 t⁻⁻4 और a⁻²। ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला आ गया किसका, एप्सिलॉन का। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, एप्सिलॉन की वैल्यू पूछ सकता है, जो होती है कितनी, 8.85 10⁻⁻12। एप्सिलॉन का आपसे डायमेंशन फॉर्मूला पूछ सकता है कितना, m1 l3
T-4 A-2। एप्सिलॉन नोट की आपसे यूनिट पूछ सकता है जो होती है कितनी, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपसे ये डायमेंशन फॉर्मूला पूछ सकता है के का, या फिर कंप्लीट डायमेंशन फॉर्मूला पूछ सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा वो एप्सिलॉन नोट का रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि 1/एप्सिलॉन नोट यहाँ पर है। तो बेसिकली के का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, m⁻⁻1 l⁻−3 3⁴ और e⁻²। तो ये हो गया हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ व्हाट, के एप्सिलॉन नोट। इन दोनों में से किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास क्या, कि अगर मान लो ये तो हो गया वैक्यूम में, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है किसी भी दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम में, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। उस फॉर्मूले की वैल्यू आपने पढ़ लिया, F=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। लेट्स सपोज कि आपको किसी मीडियम में कैलकुलेट करना है फोर्स, कि मीडियम में फोर्स क्या होगा। यस, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स, वो डिपेंड करता है मीडियम पर। अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल है वो वैक्यूम में है तो फोर्स मैक्सिमम होगा, कीप इन माइंड, हमेशा याद रखना। जैसे ही आप अगर चार्ज पार्टिकल को मीडियम में ले जाते हो, मीडियम में मीन्स वाटर में ले गए आप, मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, कोई भी मीडियम हो सकता है। अगर आप उस चार्ज पार्टिकल को मीडियम में लेके जाते हो ना बेटा, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है फोर्स की वैल्यू। और फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है तो कितना होगा फोर्स, उसको कैलकुलेट करने के लिए, फोर्स कितना होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए एक टर्म है जिस टर्म का नाम है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक मतलब बेसिकली डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करता है, या एक मेथड है या एक पैरामीटर है जो आपको किसी भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स जो है, फोर्स की जो वैल्यू है उस फोर्स को कैलकुलेट करवाएगा किसी भी मीडियम में। ठीक है, मान लो आपके पास दो चार्जेस, आपने उसको वैक्यूम में रखा, फोर्स की वैल्यू आपको पता है, कैलकुलेट कर लोगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 9×10⁻⁹ Q1 Q2 की वैल्यू पता है आपको, r² की वैल्यू पता है। ये सारी वैल्यूज वहां पर पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर आपके पास कोई मीडियम है और मीडियम में आपको फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उस टाइम आपके पास एक टर्म आएगी जिस टर्म का नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को समझना जरूरी है, इसी के बेसिस पर आप कैलकुलेट कर पाओगे किसी भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स किसी और मीडियम में। ओके, किसी और मीडियम में सिंपली अगर हम बात करें, दोबारा से बात कर रहा हूं वैक्यूम में फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इन वैक्यूम अभी डिस्कस किया था प्रीवियसली, F=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सेम अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला चाहिए मीडियम में, तो मीडियम में फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा वो डिस्कस करते हैं। वो होगा बेटा आपके पास F=1/4 पाई। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नोट नहीं लेंगे, यहाँ एप्सिलॉन नोट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नोट की जगह लेंगे हम एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम क्या होगा, ये होगा आपकी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जिस मीडियम में आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो उस मीडियम की परमिटिविटी, इसको हम बोलेंगे कितना, एप्सिलॉन एम इनटू व्हाट, Q1 Q2 अपॉन r। ये फोर्स हो गया हमारा किसके अंदर, ये फोर्स हो गया बेटा मीडियम में। और अगर हम बात करें ये जो फोर्स है, ये फोर्स किसमें हो गया हमारे पास, ये फोर्स हो गया हमारे पास वैक्यूम में। आपको पता है फोर्स जो होगा वैक्यूम में मैक्सिमम होगा, वैक्यूम में क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम होगा। और जैसे ही आप चार्ज पार्टिकल को किसी और मीडियम में रख देते हो तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, डिक्रीज। अब वो मीडियम टू मीडियम वैल्यू वेरी करता है कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी इस मीडियम में। ठीक है, तो अब हम जिस टर्म की बात कर रहे थे उस टर्म का नाम क्या है बेटा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, के से। किससे डिनोट करते हैं, के से। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दो, या फिर आप इसका नाम एक और नाम उस नाम से उसको आप बोल सकते हो, उसको बोलते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी।
रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको आप डिनोट करते हैं किससे, एप्सिलॉन आर। आर जो है, आर ये रिलेटिव टर्म से रिलेटेड है, मतलब आर जो है हमारा वो किसको स्पेसिफाई कर रहा है, किस टर्म को बता रहा है, वो बता रहा है रिलेटिव को। ई आर हमारे पास क्या चीज है, रिलेटिव परमिटिविटी। ई एम हमारे पास क्या चीज है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ई नोट हमारे पास क्या चीज है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो अब हम बात डिस्कस करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट क्या, और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, दोनों एक ही बात है। अगर आप बोलो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, क्या बोला आप, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, दोनों का दोनों मतलब सेम होता क्या है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये जो होता है बेसिकली बेटा होता है दो फोर्सेस, फोर्स इन वैक्यूम एफ नो अपॉन फोर्स इन मीडियम एफ एम, इसका रेशियो होता है। मतलब अगर डिफाइन करना चाहो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन भी कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। वैक्यूम में रखो दो चार्ज पार्टिकल, सपोज करो आपके पास दोनों चार्ज पार्टिकल टू माइक्रोकूलम के हैं, आपने दोनों चार्ज पार्टिकल को पहले किस में रख दिया, वैक्यूम में, आपने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। ओके, उसी के बाद उन्हीं चार्ज पार्टिकल को आपने किस में रख दिया, मीडियम में, आपने फिर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और दोनों फोर्सेस का क्या निकाल लिया, रेशियो। दोनों फोर्सेस का क्या निकाल लिया, रेशियो। वो रेशियो ही क्या कहलाएगा बेटा आपको, वो रेशियो ही कहलाएगा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्या कहलाएगा वो, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, या फिर उसी को क्या बोल सकते हैं हम, उसी को बोल सकते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या बोल सकते हैं उसको हम, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, ऐसे एग्जांपल मैं लेता हूं, वाटर। वाटर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर का कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होगा। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, एक्सप्लेन करने के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं। जो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना बेटा, उसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 80, 80.1, 80.2, ऐसा कुछ अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग वैल्यूज है, पर मैं यहाँ पर उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चल रहा हूँ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द वाटर, वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, 80। मतलब यहाँ से आप सिंपली समझ सकते हो। देखो ये फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया किसके लिए, ये फॉर्मूला डिस्कस किया मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 80 इक्वल्स टू कितना आया बेटा, एफ नोट डिवाइड बाय व्हाट, एफ एम। ठीक है, यहाँ सब इक्वेशन को सोल्व करो तो देखो कितना है, एफ एम मल्टीप्लाई बाय 80 इक्वल्स टू व्हाट, एफ नोट। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो एफ एम की वैल्यू कितनी आ गई, एफ नोट डिवाइड बाय 80। मतलब अगर आप दो चार्ज पार्टिकल को वैक्यूम से किसी मीडियम में ले जाते हो, वैक्यूम से किस में ले गए, किसी मीडियम में ले गए, तो फोर्स की वैल्यू कितने टाइम्स कम हो गई बेटा, 80 टाइम्स कम हो गई। तो 80 का मतलब क्या हुआ, 80 का मतलब ये हुआ कि मान लो वाटर का अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो चार्ज पार्टिकल हैं और उन दो चार्ज पार्टिकल को आप फ्री स्पेस वैक्यूम से मीडियम वाटर में ले जाते हो, तो फोर्स की वैल्यू जो है वो कितने टाइम्स कम हो जाएगी, 80 टाइम्स कम हो जाएगी। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आपको बताती है कि किसी भी दो चार्ज पार्टिकल को आप वैक्यूम से उस मीडियम में लेकर आओगे तो फोर्स की वैल्यू कितनी कम हो जाएगी, जितनी वैल्यू कम हो जाएगी वही उसकी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें एयर, एयर हमारे पास है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल होता है, 1.0054 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो वैक्यूम में, और अगर हम बात करें एयर में, फोर्सेस के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, अप्रोक्सीमेटली फोर्स की वैल्यू क्या आती है, सेम। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्थ लेक्चर में क्या डिस्कस किया, मैंने आपको बताया कि दो चार्ज पार्टिकल को अगर आप मीडियम में रख दोगे, मीडियम, तो उस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। वैक्यूम में रखोगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, मैक्सिमम। मीडियम में रखोगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। डिपेंड करता है किसके ऊपर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर।
कितना डिक्रीज होगा कितना इंक्रीज होगा डिपेंड किस पे करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है आपके पास, के, इसकी वैल्यू, अगर के का हम डिस्कस करें, के का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हो इसको आप, या इसको आप बोल सकते हो रिलेटिव परमिएबिलिटी, दोनों का सेम मीनिंग है, ठीक है। के की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इनवर्ट इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, मतलब दो चार्ज पार्टिकल को आप फोर्स वैक्यूम में रखो, दो चार्ज पार्टिकल को आप किस में रखो, मीडियम में रखो, उन्हीं दोनों फोर्स की जो वैल्यू है उनका जो रेशियो आएगा वो रेशियो ही क्या होगा हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको डिफाइन कर सकते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ force experienced by a two charge particle in vacuum to the force experienced by two charge particle in medium। okay, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ से हम एक और डेफिनेशन इवेल्युएट कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो जैसे आपको बताया मैंने अभी, ए की वैल्यू कितनी है, एफ नोट अपॉन व्हाट, एफ एम, तो यहाँ से एक और वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एफ नोट की वैल्यू पता है मेरे को, ऊपर लिखी हुई वैल्यू कितनी है, एफ नोट की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर डिवाइड बाय 1/4 एप्सिलॉन m Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, दोनों चार्जेस के बीच में 1/4 से 1/4 कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर सोल्व करोगे तो देखो एप्सिलॉन नोट m ऊपर आ जाएगा और एप्सिलॉन नोट नीचे आ जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, के, और इसी को बोलते हैं हम क्या, एप्सिलॉन आर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दो, या फिर इसको बोल दो आप क्या, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक फॉर्मूला और आ गया, क्या आ गया फॉर्मूला बेटा, एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन m क्या चीज है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, सॉरी परमिटिविटी नॉट परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन m इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड एप्सिलॉन नोट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आप k की वैल्यू को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो, k की जो वैल्यू है वो होती है बेटा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये सेकंड डेफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर हम बोल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां तक हमने डिस्कस किया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। आगे हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं क्या चीज, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। देखो कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ ली, कूलम्ब्स लॉ का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, कूलम्ब्स लॉ हमने अलग अलग मीडियम में डिस्कस कर लिया कि कौन से मीडियम में कौन सा लॉ है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे अलग अलग मीडियम में फोर्स की वैल्यूज, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की, किसकी फॉर्म की बात करेंगे, वेक्टर फॉर्म। देखो बेटा वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो एक टाइप से फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और फोर्स को कैलकुलेट करना है हमारे को, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हमारे को इसका मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए और फोर्स का हमारे को क्या पता होना चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड और डायमेंशन, सॉरी मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए हमको और इसकी डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। हमने अभी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कूलम्ब्स लॉ के अंदर। इसका मैग्नीट्यूड क्या था बेटा, फोर्स की जो वैल्यू कैलकुलेट करी थी हमने, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू कितनी है 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो अब इस फॉर्म को, इस मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म को हमें किस फॉर्म में लेकर आना है, वेक्टर फॉर्म में लेकर आना है। तो इस आर्टिकल का यही बेसिकली मोटो है कि कैसे हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से फॉर्मूला लगा, देखो F इक्वल्स टू कितना है 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला। यहाँ फोर्स का सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। देखो अगर आपके पास कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, बहुत ध्यान से ये बात समझना और हमेशा याद रखना, कोई भी स्केलर क्वांटिटी अगर आप उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, आगे ये बहुत काम आएगा आपके इन फ्यूचर। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक को आगे कंटिन्यू करोगे तो ये टर्म आपके बहुत काम आएगी। अगर आपके पास कोई स्केलर क्वांटिटी है, उसको आपको कन्वर्ट करना है वेक्टर क्वांटिटी में, तो आप बेसिकली उसको मल्टीप्लाई कर दो एक यूनिट वेक्टर से, जिसको बोलते हैं एन कैप। यूनिट वेक्टर आपको पता है क्या हुआ, क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ा होगा।
एक यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसके पास डायरेक्शन होती है और जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो आप इस यूनिट वेक्टर को इस फोर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 है, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स कैसी क्वांटिटी बन जाएगा, वेक्टर बन तो जाएगा, है ही वेक्टर क्वांटिटी। एन कैप से मल्टीप्लाई करो तो अब ये टर्म किस में बदल जाएगी, ये अभी तक तो किस में थी, स्केलर में, और अब किस में बदल गई है, वेक्टर में, क्योंकि किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, एन कैप से। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करा मैंने, एन कैप से। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो गई, इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई, इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई, कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे इसको। इस वेक्टर फॉर्म को जब डिस्कस करेंगे तो एक फिजिकल सिग्निफिकेंस कैलकुलेट होगा, एक टर्म या फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आएगा यहाँ से, किस फॉर्म से, वेक्टर फॉर्म से। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वेक्टर फॉर्म को, और वो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा बेटा न्यूटन्स का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ व्हाट, न्यूटन। किससे निकल कर आएगा, वेक्टर फॉर्म से, किसकी, कूलम्ब्स लॉ की। थर्ड लॉ क्या बोलता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। वो मान लो आपके पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, एक चार्ज की वैल्यू कितनी है बेटा, Q1, दूसरा चार्ज कितना है आपके पास, Q2। अब देखो इन दो चार्जेस के बीच में या तो क्या हो सकता है, अट्रैक्शन, या फिर क्या हो सकता है, रिपल्शन। अट्रैक्शन कब होगा और रिपल्शन कब होगा, अट्रैक्शन जब होगा जब एक चार्ज Q1 पॉजिटिव होगा और Q2 क्या होगा, नेगेटिव, या फिर Q2 हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव, और Q1 क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और रिपल्शन क्या होगा, कब होगा, जब दोनों चार्जेस Q1 भी और Q2 भी, जब दोनों के दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो या फिर दोनों चार्जेस क्या हो, नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब अगर आप Q1 पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करो किससे, नेगेटिव से, तो कैसा आएगा, नेगेटिव। मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू कैसी है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और अगर इसकी वैल्यू कैसी आए, नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, ठीक है। सेम Q1 और Q2, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ऐसे ही नेगेटिव को और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नहीं पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो दोनों के केस में क्या आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव। मतलब अगर Q1 और Q2 का प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव है, तो वो कैसा होगा, उन दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन, ठीक है। Q1 Q2 का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, Q1 Q2 का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा बेटा, रिपल्शन होगा, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसकी फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे वेक्टर फॉर्म आप ड्राइव कर सकते हो। आपको सिर्फ करना क्या है, उस फोर्स को या फिर उस क्वांटिटी को, जिस क्वांटिटी को आपको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो एक यूनिट वेक्टर से। और मैं बता चुका हूं आपको, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्वांटिटी क्या बन जाएगी, वो क्वांटिटी बन जाएगी हमारे पास वेक्टर, ठीक है। वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करेंगे तो निकलेगा क्या, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। क्या निकलेगा बेटा, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मान लो कि मैं लेके चलता हूँ, हमारे पास दो चार्ज है, एक Q1 है और एक Q2, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है मेरे पास बेटा, लेट सपोज पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। मैं Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ और रिपल्शन वाला केस लेके चल रहा हूँ और उसको डिस्कस करूंगा। आप Q1 Q2 का प्रोडक्ट नेगेटिव लेके जाना, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, और उस केस को आप खुद सोल्व कर सकते हो, जैसा कि मैं इस केस में इसको सोल्व करने वाला हूँ, इसकी वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करने वाला हूँ। मान लो ये चार्ज हमारे पास Q1 और एक चार्ज हमारे पास क्या हो गए, Q2। दोनों के बीच की डिस्टेंस लेट सपोज कैपिटल आर। Q1 Q2 के बीच में रिपल्शन, ओके। Q1 को फोर्स लगाएगा, Q2 रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया हमारे पास फोर्स। किस पर लग रहा है बेटा, फर्स्ट पर। किसकी वजह से, सेकंड की वजह से। इसको लिख दिया मैंने F12।
सेम हमारे पास क्या है, Q2 पे फोर्स है, किसकी वजह से, Q1 पर, तो उसको कैसे लिख देंगे हम, F21। F21 क्या है, F21 इज द फोर्स किस पर, सेकंड पर, किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से। F12 इज द फोर्स किस पर, फर्स्ट पर, किसकी वजह से, सेकंड की वजह से। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी ले ली हमने, r। ठीक है, अब एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं इस डायरेक्शन में, जिसको बोल देते हैं r कैप। r कैप क्या है, r कैप इज अ यूनिट वेक्टर, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 2 तक। ऐसे ही यूनिट वेक्टर कहां से कहां ले लेंगे हम, एक यूनिट वेक्टर ले लिया मैंने, कहां से कहा, R21। R21 is a unit vector from 2 से 1। R12 is a unit vector from 1 to 2। ठीक है, फोर्स का डायमीटर मान लेता हूं मैं F12 की वैल्यू निकाल रहा हूं। F12 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, कूलम्स लॉ, जो कि मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैंने पढ़ा अभी। F12 की वैल्यू निकालेंगे कैसे, बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, यूनिट वेक्टर से, क्या बन जाएगी, वेक्टर फॉर्म। अब यूनिट वेक्टर से कैसे मल्टीप्लाई करें, देखो F12 की डायरेक्शन क्या है, ये इस डायरेक्शन में, और हमारे पास एक वेक्टर कौन सा, R21। R21 की डायरेक्शन भी क्या है, इसी डायरेक्शन। मतलब इस यूनिट वेक्टर को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, F12 से। तो F12 कैसी क्वांटिटी बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो F12 इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किससे, R21 से, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से F12 कैसे बन गई क्वांटिटी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। F12 बन गई वेक्टर क्वांटिटी, ये फॉर्मूला बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, R21 से, अपॉन में R स्क्वायर इनटू R21। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया इसका, F12। ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सा फोर्स, हम कैलकुलेट कर सकते हैं F21 कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या हुआ इसका, सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F21 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करके, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके। यूनिट वेक्टर कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हमारा क्या है, F21। इसको मल्टीप्लाई करो, F21 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे मैंने, R12 से, तो ये बन गया वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, R12। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर है R21 और यहाँ पर है कितना, R12। R21 भी एक यूनिट वेक्टर है और R12 भी एक यूनिट वेक्टर है, पर दोनों की डायरेक्शन कैसी अलग। R21 की डायरेक्शन कहां से कहां तक है, 2 से 1 पर। R12 की डायरेक्शन कहां से कहां तक है, 1 से 2 पर। दोनों की डायरेक्शन अलग है, पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। सेम मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट डायरेक्शन, तो नेगेटिव वेक्टर हो गए। तो हम बोल सकते हैं R21 इज इक्वल टू माइनस का R12। आपको पता है नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, सेम डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन, बट व्हाट मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम। तो R21 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, R12। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, R21 की वैल्यू पुट कर सकते हैं कितनी, तो F12 जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R21 की जगह लिख देंगे कितना, माइनस का R12, और ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस का R12 की वैल्यू। ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो F12 किसके इक्वल आ गया बेटा, माइनस का F21। यहाँ से ये जो पॉइंट निकल के आता है, ये है इम्पोर्टेंस। किसकी इम्पोर्टेंस बेटा, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म की इम्पोर्टेंस। क्या है वेक्टर फॉर्म की इम्पोर्टेंस, कि जितना फोर्स ऑब्जेक्ट 1 2 पर लगा रहा है, उतना ही फोर्स ऑब्जेक्ट 2 किस पर लगा रहा है, 1 पर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। मतलब एक ऑब्जेक्ट ये है हमारे पास, दूसरा ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम है, दोनों फोर्सेस की वैल्यूज क्या है, सेम, बट उनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कौन सा लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए
बी पर फोर्स लगा रहा है तो ऑब्जेक्ट बी भी ए पर फोर्स लगा रहा होगा सेम टाइम पर दोनों की डायरेक्शन कैसी होंगी, अपोजिट। तो ये आ गया हमारे पास F12 इज टू माइनस का F21। तो ये हमारे पास होगी क्या बेटा, वेक्टर फॉर्म हो गई। किसकी वेक्टर फॉर्म हो गई, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म से दो बात समझ में आई कि आपको कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, अगर उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, यूनिट वेक्टर से। कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म से सेकंड पॉइंट समझ के आता है हमको, कूलम्ब्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो आपको न्यूटन का कौन सा लॉ देता है, थर्ड लॉ। मतलब वो बताता है कि कोई एक चार्ज अगर दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाना है तो दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पर क्या लगा रहा होगा, फोर्स। दोनों की वैल्यूज क्या होगी, सेम। ठीक है, यहाँ तक हमारा कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट होता है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट होने के बाद अब एक लास्ट आर्टिकल, छोटा सा आर्टिकल जिसको हम और थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, लिमिटेशंस। किसकी लिमिटेशन बेटा, यहाँ पर हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस है, कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल है और कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है। लिमिटेशंस एग्जाम में आ सकती है, कूलम्ब्स लॉ की सीबीएसई में पूछी गई है। लिमिटेशंस, स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करें कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस की। तो अगर आपके पास दो चार्ज है, एक Q1 है और एक Q2 है, अगर ये दोनों रेस्ट पर हैं तो आप इसके बीच में फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये चार्ज किस में है, मोशन में है, तो आप इनके बीच में फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। फोर्स कब कैलकुलेट कर सकते हो, जब चार्ज इज एट रेस्ट। हम पढ़ ही क्या रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट पर होंगी तभी आप दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। किसकी हेल्प से, कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से। तो ये इसकी कौन सी लिमिटेशन हो गई, फर्स्ट लिमिटेशन। दूसरे के लिमिटेशन की बात करें हम, कूलम्ब्स लॉ सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है पॉइंट चार्ज पर। किस पर होता है एप्लीकेबल बेटा, पॉइंट चार्ज। मतलब आपके पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। अगर ये दोनों के दोनों चार्ज पॉइंट है, पॉइंट पर है, मतलब सारा का सारा चार्ज एक पॉइंट पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आप इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल सकते हो। किसकी हेल्प से, कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से। अगर पॉइंट चार्ज नहीं है और पॉइंट चार्ज की जगह आपके पास कॉन्टिन्यूस चार्ज है, कॉन्टिन्यूस का मतलब एक आपके पास चार्ज बॉडी है, एक वायर है, उस पर चार्ज है पॉजिटिव, या आपके पास कोई सरफेस है उस पर चार्ज है पॉजिटिव, या फिर आपके पास कोई बॉडी है, वॉल्यूम है, उस बॉडी के अंदर भी चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप इनकी वजह से या इन दोनों के बीच में या इनकी वजह से किसी पॉइंट पर फोर्स निकालना है तो आप उसको फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। किसकी हेल्प से, कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से। आप कूलम्ब्स लॉ तभी अप्लाई करोगे जब चार्जेस कैसे दे रखे हो आपके पास, पॉइंट चार्ज। फर्स्ट पॉइंट, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होगा तब जब चार्ज किस पर होंगे, रेस्ट पर। नेक्स्ट पॉइंट, कूलम्ब्स लॉ कब अप्लाई होगा, जब चार्ज कैसे होंगे आपके, पॉइंट चार्जेस। लास्ट, कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस, लिमिटेशन नंबर थर्ड। देखो बेटा, कूलम्ब्स लॉ दो चार्जेस के बीच में लगता है। ये लो दो चार्ज, एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, R। अगर ये डिस्टेंस, ध्यान सुना, इस डिस्टेंस की वैल्यू 10⁻⁻15 से कम हो जाए, 10⁻⁻15 मतलब न्यूक्लियस का साइज। न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, 10⁻⁻15 आपने पढ़ा होगा। एटम का साइज कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। अगर इससे कम हो जाए तो चार्जेस, मान लो दो प्रोटॉन्स है, दो प्रोटॉन्स के बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 से कम हो गई तो इसका मतलब चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में ना अट्रैक्शन होगा, कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इसका। इसका मतलब कूलम्ब्स लॉ तभी एप्लीकेबल है जब दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कम से कम कितनी हो, 10⁻⁻15 मीटर। अगर इससे कम डिस्टेंस हो गई तो कूलम्ब्स लॉ से आप फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। और अगर डिस्टेंस आपकी हो गई बेटा 10⁻, कितना, 18 मीटर से ज्यादा, 10⁻, कितना ज्यादा हो जाए, 18 मीटर से डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो कूलम्ब्स लॉ का क्या काम नहीं करेगा, उसका बेटा इनवर्स स्क्वायर लॉ काम नहीं करेगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ कहाँ तक वैलिड है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में 10⁻18 मीटर तक ही वैलिड है। 10⁻18 मतलब हमारे पास एक रेंज हो गई, इस रेंज के अंदर ही आपका कूलम्ब्स लॉ काम करेगा। रेंज कौन कौन सी हो गई,
10⁻⁻15 meter to 10⁻18 meter. This is our range of Coulomb's law. Hence लास्ट में यही बस कंप्लीट हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं बचा चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो कूलम्स लॉ की लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है हमारे को, कहाँ पर एप्लीकेबल है, किन पर एप्लीकेबल है। ठीक है, इसकी रेंज लिमिट्स क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक का 5th लेक्चर, उसमें हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स, जो कि न्यूमेरिकल्स CBSE में आए हुए हैं, HPSC में आए हुए हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स वो न्यूमेरिकल्स जो कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड हैं, वो न्यूमेरिकल्स जो क्वांटाइजेशन के ऊपर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पर जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।